तो ये जो अभी हुआ था इन दिनों पिछले अप्रैल में भी हो गया था, मार्च में भी अगर आप देखोगे मार्केट 17-18% तक गिर गया था। वो थोड़ा वैल्यूएशन जोन में कंफर्टेबल हो गया था। वो सस्टेन हो सकती है बट वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डॉलर का जो प्राइस है जो 87 के ऊपर चला गया था, आज 84 के नीचे आ गया। तो मुझे सस्टेन बाइंग नहीं दिख रही है। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन इटसेल्फ इज रिलेटिव इन नेचर। व्हाट आई मीन बाय रिलेटिव इज, अगर मैं इक्विटी देख रहा हूँ तो मुझे वैल्यूएशन ऑफ डेट भी देखना पड़ेगा, मुझे वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट भी देखना पड़ेगा, मुझे वैल्यूएशन ऑफ अदर बेटर ऑल्टरनेटिव्स भी देखना जरूरी है। स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ट्राई एंड बिल्ड अ ग्लोबल पोर्टफोलियो यूजिंग इंडियन म्यूचुअल फंड। आज काफ़ी म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो आपको नैस्डैक में एक्सपोजर देते हैं, जो आपको ब्राज़ील में एक्सपोजर देते हैं, जो आपको चाइना में एक्सपोजर देते हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है क्योंकि यूएसडी भी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग टाइम है। तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे थोड़ा आईटी में कम अगर फोकस हो तो ठीक है। अगर ट्रेड वॉर्स खत्म होते हैं जल्दी और ग्लोबल ग्रोथ पिकअप करता है, मे बी देन सिल्वर इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम बोथ गोल्ड एंड सिल्वर लुक एक्सपेंसिव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह कोहली और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अनंत के राठी, को फाउंडर एंड सीएक्सओ बिजनेस एट मीरा मनी। मीरा यानी मनी इन्वेस्ट इन राइट एसेट्स, एक टेक्नोलॉजी फर्स्ट मैनेजमेंट स्टार्टअप है जो अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्रॉस कर चुका है। आनंद जी ने 2004 में आईबीएस हैदराबाद से अपना एमबीए कंप्लीट किया था। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने एविन एम्ब्रो और आईसीआईसीआई बैंक जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में इन्वेस्टमेंट मैनेजर के तौर पे करी थी और आज उनके पास इस फील्ड में 20 साल से भी ज्यादा का वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। आज हम उनसे बात करेंगे मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं मार्केट की बात। इस साल इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी गिरावट देखी गई थी, लेकिन पीछे कुछ हफ्तों में रिकवरी के साइंस दिखाई दिए हैं। आपको लगता है कि ये अपवर्ड मूवमेंट सस्टेनेबल है या फिर एक ट्रैप है? थैंक यू संदीप जी एंड वेरी ग्लैड टू बी हियर टू टॉक अबाउट मार्केट्स। मुझे लगता है ये जो अभी ग्रोथ हुआ है इट इज़ प्योरली बिकॉज मार्केट थोड़ा अंडर वैल्यूड हो गया था, और कोई भी अंडर वैल्यूड मार्केट आज के ज़माने में ज़्यादा दिन तक नीचे या ऊपर नहीं रहता है, वो जल्दी से ऊपर या नीचे आता है, राइट। तो ये जो अभी हुआ था इन दिनों पिछले अप्रैल में भी हो गया था, मार्च में भी अगर आप देखोगे मार्केट 17-18% तक गिर गया था। वो थोड़ा वैल्यूएशन जोन में कंफर्टेबल हो गया था, उसके चक्कर में मनी इनफ्लोज आ चुके थे और वो ऊपर जा चुके हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा दिन यहाँ ही यहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इन जनरल इफ यू सी मार्केट्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अर्निंग्स। अगर मैं कोई कंपनी में डालता हूँ, समझ लो एचडीएफसी बैंक में डालता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो एचडीएफसी बैंक मेरे को रिटर्न वापस दे इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग्स। अगर वो नहीं देता तो मैं उस कंपनी को बेच दूं, यानी तो उसके इस कंपनी का शेयर प्राइस अपने आप कम हो जाए। वैसे ही इंडिया की जरूरत आज वैल्यूएशन नहीं है, इंडिया की जरूरत आज अर्निंग्स है जो बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर। पिछले साल भी 5% के हिसाब से ही ग्रो की। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा मतलब नॉट सो कंफर्टेबल जोन ये बोल सकते हैं। ट्रैप तो नहीं है बट नॉट सो कंफर्टेबल। ओके, एफआईएस पीछे कुछ दिनों से नेट बायर्स बने हुए हैं। इस सस्टेन इंटरेस्ट का क्या मतलब है और ये इंडियन मार्केट में ग्लोबल कॉन्फिडेंस को कैसे दिखाता है? एफ अभी कहीं और जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप यूएस देखोगे वो अपना ही कुछ प्रॉब्लम में चल रहा है, अगर आप चाइना देखोगे तो वो अपना ही अलग प्रॉब्लम में चल रहा है। जो पिछले इन दिनों बोला गया था कि इंडिया का पैसा चाइना चला गया, राइट, एक्चुअली वो यूएस भी चला गया था बिकॉज डॉलर स्ट्रेंथनिंग हो रहा था। तो मुझे ये लगता है कि अभी दुनिया में ऐसी कम जगह बची है जिसमें ये एफआई लोग इन्वेस्ट कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये जो बाइंग अभी हो रही है वो सस्टेन हो सकती है बट वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डॉलर का जो प्राइस है जो 87 के ऊपर चला गया था, आज 84 के नीचे आ गया। तो मुझे सस्टेन बाइंग नहीं दिख रही है, बट हाँ आई थिंक बाइंग होगा बट रिड्यूस वॉल्यूम। ओके ओके, सो आपके वेल्थ मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस देखते हुए कैसे आप ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक पॉलिसीज को इंडियन मार्केट्स पर
होते इम्पैक्ट के साथ इवैल्यूएट करते हैं? स्पेसिफिक तौर पे इन्वेस्टर्स को इन शिफ्ट्स के साथ अपनी पोर्टफोलियो कैसे अलाइन करनी चाहिए? एक्चुअली हम लोग को बोला ये जाता है कि सब हर टाइम वैल्यूएशन देखो, इक्विटी का वैल्यूएशन देखो, रियल एस्टेट का वैल्यूएशन देखो, यही चीज़ अपने को हर बार सिखाया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यूएशन इटसेल्फ इज रिलेटिव इन नेचर। व्हाट आई मीन बाय रिलेटिव इज, अगर मैं इक्विटी देख रहा हूँ तो मुझे वैल्यूएशन ऑफ डेट भी देखना पड़ेगा, मुझे वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट भी देखना पड़ेगा, और मुझे वैल्यूएशन ऑफ अदर बेटर ऑल्टरनेटिव भी देखना जरूरी है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि आज का जो इन्वेस्टर है वो बड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर है। उसको पता है कि अगर इक्विटी में मुझे नहीं रिटर्न मिलेगा तो मैं डेट पे चला जाऊँ, अगर मुझे डेट में नहीं मिलेगा तो मैं रियल एस्टेट में चला, जो अपन अभी पिछले 3 साल से ये देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन इज नॉट और नेवर शुड बी लुक्ड एट साइलोस। सो फॉर एग्जांपल, आज जैसे जैसे आरबीआई रेट कट करेगा अपना, राइट, ये एक एफडी इन्वेस्टर है जिसको आराम से 3.5 सॉरी 7.5 6.5 5% तक रिटर्न मिल रहे थे पोस्ट इन्फ्लेशन। अब वो काफ़ी कम हुई। वो क्या करेगा? वो ये सोचेगा कि मैं एफडी में रखूं जो इन्फ्लेशन ही का ग्रोथ दे रहा है, उससे अच्छा मैं वो पैसा लेके कहीं और डाल देता हूँ जिसमें मैं इन्फ्लेशन को एटलीस्ट बीट कर सकता हूँ। So that is why they will actually withdraw the money from FD and then, in my opinion, maybe getting into an equity savings fund. They may get into a balanced fund, balance advantage fund to start with. Of course, they'll go to equity eventually. But ये जो financialization होगा, ये जो shift of asset होता है, वो debt से equity होता है, equity से real estate होता है, और reverse भी है। तो मुझे लगता है कि माइक्रो इंडिकेटर्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए कोई भी इन्वेस्टर को। आरबीआई के पॉलिसीज, जीडीपी ग्रोथ रेट, हाउ वेल इंडिया इज डूइंग, जीएसटी क्या आ रहा है, वो सब पे ध्यान देना। जैसे आरडी लिक्विडिटी फ्लक्चुएट कितना किया है सर, 67 लाख करोड़। आई एम श्योर उसके बेसिस पे आई थिंक अर्निंग्स भी बढ़ेगी कंपनीज की एंड एवरीथिंग, एंड आई एम श्योर देयर विल बी बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर द इन्वेस्टर्स। गोइंग फॉरवर्ड, यस, जैसे जैसे आरबीआई रेट कट करेगा, आरबीआई ने देखो आज इस बार तो बहुत क्लियरली बोल दिया है, अपने नए आरबीआई गवर्नर ने, उन्होंने ये बोला कि मैंने अपना स्टांस अकोमोडेटिव कर दिया, व्हिच मीन आई विल डू एनीथिंग to get the growth back to those companies. It's a very, very positive signal, right? What it means is, someone who was paying EMI, let's say for example, I am a borrower, मैंने समझ ले पर्सनल लोन लिया है 15%, मैं अब धीरे धीरे वो 15% जब 13% हो जाएगा, मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम बच जाए, राइट, थोड़ा सा पैसा बच जाए, ये बात। और अपने एफएम ने भी अपने को 12 लाख तक इनकम टैक्स नहीं पे करना, ये बोल दिया। So all these are going to give sustained consumption, which could lead to more and more corporate growth. That's a larger idea which RBI is trying to do. मुझे लगता है ये बहुत positive sign। ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट पैंडेमिक अनइवन रहा है, कुछ इकोनॉमीज ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। ऐसे में इंडियन इन्वेस्टर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर से कनेक्टिव रिस्क को कैसे मैनेज करना चाहिए, खासकर इमर्जिंग मार्केट्स में? मुझे लगता है the thing is, we are a developing emerging economy, right? So we are initially going to invest 70-80% of our money in India, right? The other thing that you can do to hedge yourself against global factors and also to diversify yourself across currencies, right? जैसे USD हो गया, UK पाउंड हो गया, यूरो हो गया, because आगे जाके अपने को ये सब की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे, आज के इमीडिएटली नहीं, बट स्लोली over a period of time, using systematic investment, try and build a global portfolio using Indian mutual funds. आज काफ़ी म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो आपको नैस्डैक में एक्सपोजर देते हैं, जो आपको ब्राज़ील में एक्सपोजर देते हैं, जो आपको चाइना में एक्सपोजर देते हैं, जो एक्स जापान देते हैं। सो काफ़ी फंड्स है, बट वो एक साथ में डालो मत। SIP जैसे आप इंडियन फंड में करते हो, वैसे ही आप ग्लोबल फंड्स में भी करते रहोगे, तो आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ग्लोबली हो जाएगा। बट मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ संदीप जी, कि ये जरूरी नहीं है आप इमीडिएटली करो। आपका एक साइज पोर्टफोलियो इंडिया में पहले बना लो, फिर आप डाइवर्सिफिकेशन करो। पहले इंडिया में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ, फिर आप ग्लोबली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ। फेयर इनफ। इंडिया का आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव काफी मोमेंटम ले रहा है। आपको कौन से सेक्टर्स लगते हैं जो इस पॉलिसी शिफ्ट से सबसे ज्यादा बेनिफिट करेंगे, और इन्वेस्टर्स को कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज पोजीशन करनी चाहिए इस चेंज के लिए?
इसका तो मुझे एक ही लगता है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। मतलब सबसे बड़ा, ऑफ कोर्स देयर विल बी लॉट ऑफ अदर रिलेटिव सेक्टर्स दैट विल डू इट, बट मैन्युफैक्चरिंग में काफी फोकस है। Are we ready for China plus one yet? I don't think. There are a lot more regulatory problems जो इंडिया को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और जिससे उसके बाद ही अपन चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी को काफी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट वी आर ऑन द पाथ। आई मीन कोई भी चीज ओवरनाइट चेंज नहीं होती है, राइट? तो मुझे लगता है कि अगर आपको आत्मनिर्भर प्ले करना है, एक, यू बाय द बेस्ट 50 कंपनीज ऑफ इंडिया विच इज लार्ज कैप कंपनीज, उसमें ही आपको काफी वैरायटीज ऐसे भी मिल जाएगी। और आपको स्पेसिफिकली कुछ टारगेट करना है तो वो मेरे हिसाब से डिफेंस फंड्स में या नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग फंड्स में आप डाल सकते हो। बट आत्मनिर्भर अगर आप फुल फ्लेज प्ले करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये सब सेक्टर फोकस ना रख के स्ट्रेट अवे बाय द टॉप 50 कंपनीज, बाय द टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया, उसी में आपका प्ले। ओके, आईटी सेक्टर अभी स्पॉटलाइट में है, अर्निंग्स, टैरिफ इम्पैक्ट्स और कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशंस के चलते। आपको लगता है कि इंडियन आईटी सेक्टर के फ्यूचर में ये चैलेंज है या फिर ग्रोथ को ड्राइव करेगा? थोड़ा मुश्किल है इस टाइम पे। आई मीन हर बार मैं आईटी में हमेशा ही पॉजिटिव रहा हूँ, आज नहीं। एंड आई एम फ्रॉम एन आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मुझे तो हमेशा ही पॉजिटिव ही लगा है। बहुत बहुत बार ऐसे हुआ है कि आईटी अपने को लगता है कि बस बहुत पुअर ग्रोथ दिखाएगा, बट इट एंड्स अप शोइंग डिसेंट ग्रोथ बिकॉज वो यूएसडी में खेलता है। I mean, उसका रेवेन्यू जो है यूएसडी में, राइट? अगर मैं आईएनआर टर्म्स में ग्रो नहीं करूँ तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज ऑफ यूएसडी टर्म्स, इवन इफ इट इज यूएसडी अप्रिशिएशन, इट लीड्स टू बेटर। बट अभी जो प्रॉब्लम थी वो मल्टीफोल्ड है। एक तो एआई इज कमिंग इन अ वेरी वेरी बिग वे। It is not just affecting India, it is affecting the entire globe. And the second thing which we see is manpower cost, which was our big play, is still not the bigger play. More and more skill set is required. तो ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि यूएसडी भी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग टाइम है। तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे थोड़ा आईटी में कम अगर फोकस हो तो ठीक है। अगर समझ लो कल इन्फोसिस 20-30% गिर जाता है, मे बी देन यू कैन गो एंड बाय दैट स्टॉक और द सेक्टर। बट इस प्राइसिंग में थोड़ा सा नेगेटिविटी और आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से आइडिया। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने मार्च 2025 से नियरली 40% का शेयर जीता, और इंडिया पाकिस्तान के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी मार्केट सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करे। ऐसे फैक्टर्स का इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और डिफेंस सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट? ये तो सेंटिमेंट वाला चीज है। टू बी ऑनेस्ट, मैं ये बोल सकता हूँ कि अच्छा पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान को अटैक करेगा, ऑर्डर्स आएंगे, बट ऑर्डर्स एक दिन में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लगता है। ये जो भागा है मार्च के बाद, इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट्स कि ठीक है बिजनेस आएगा एंड द बिजनेस विल लीड टू बेटर रेवेन्यूज, द रेवेन्यूज विल लीड टू प्रॉफिट। इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अगर मैं होता, मैं आज भी ये बिलीव करता हूँ कि इसका ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए डिफेंस सेक्टर पे। या ऑर्डर बुक विल इंक्रीज, बट इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स शुड बी अ लिटिल कॉशियस विद दिस सेक्टर। हाँ, रिटर्न दे दिया है, अगर आपको रिटर्न अच्छा मिला है तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप एग्जिट कर दो। ओके, आपको एचएल में डाला, आप एग्जिट कर दो, क्योंकि ये सस्टेन लेवल पे नहीं मिल सकता। जो भी एक इवेंट बेस्ड होता है ना, इवेंट्स जो भी इवेंट बेस्ड रन अप होता है शेयर मार्केट में या कोई भी रियल एस्टेट में, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। ऑलवेज गो बाय फंडामेंटल। सो आई बिलीव defense, yes, if there's a war, it will again go up because of sentiments, but in the longer run, will it create wealth? I have my doubts. ओके, सो डू यू थिंक इस ऐसे सेक्टर में, जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग का बताते हुए डिफेंस को भी मेंशन किया था, डू यू थिंक कि ऐसे सेक्टर्स में सिप करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? सिप करने से ठीक है, बिकॉज सिप में क्या होता है, ये जो आप आत्मनिर्भर भी अपन थोड़ी देर पहले बात भी किए थे, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्टोरी फॉर टुडे, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म स्टोरी, राइट? तो ये जब लॉन्ग टर्म होने वाला, तो आप इन्वेस्ट भी लॉन्ग टर्म के लिए करोगे। तो SIP इज वन ऑफ द बेटर वेज टू गेट इनटू दीस सेक्टरल्स और थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स, एंड नॉट कि मैंने आज डाल दिया, मैं हमेशा के लिए छोड़ता हूँ। मुझे नहीं लगता वो करेक्ट है। SIP इज अ बेटर वे। आरबीआई के बैक टू बैक रेपो रेट्स कट्स और बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई के साथ बैंकिंग सेक्टर के लिए आपका आउटलुक क्या है? क्या इसमें आगे ग्रोथ देखने को मिलेगी? आई एम अ बिग फैन ऑफ डेट, आई एम अ बिग फैन ऑफ RBI। मुझे ये लगता है कि बैंकिंग में अभी जो हो रहा है वो काफी देर तक कंटिन्यू करेगा। बैंक वॉज ऑलवेज
very nicely valued for maybe about 2.5 years. ऐसे नहीं कि वो बैंक वैल्यूएबल आज हुआ है. बैंक वॉज ऑलवेज वैल्यूएबल बिकॉज बहुत सारी चीजें हो रही है. अगर आप देखोगे उसका बैलेंस शीट क्लीन अप हो गया था, राइट? जब रघुराम Right. आए फिर वो चेंज हो गया था, तो काफी क्लीन बैलेंस शीट्स हो गए थे. ग्रोथ वॉज नॉट वेरी हाई, but the price kept going down, which made it a very good value buy for a good period. But वो value was looking like a trap, क्योंकि आप हर बार लेते हो उसके बाद भी वो नीचे जाता है, वैल्यू दिखता है उसके बाद भी नीचे जाता है. बट अब जो आरबीआई कर रहे हैं, विच इज ट्रांसमिशन ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट्स टू द पब्लिक और टू द कंज्यूमर्स, दिस शुड लीड टू गुड क्रेडिट ग्रोथ. एंड जैसे बैंक्स लाइक ICICI, banks like Axis, banks like HDFC Bank, which focus a lot on retail, right? Which is one of the fastest growing segments. I think this will be a big boost for these 4-5 banks and banking in general itself, because PSU भी काफी अच्छा लोन बुक बना के बैठे हैं. तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी अभी जो देखा है, मे बी इट्स जस्ट स्मॉल ट्रेलर दिखाया है, वो एक्चुअली काफी कुछ और दिखा सकता है. तो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन बैंक्स. इट्स माय टॉप सेक्टर टू बी ऑनेस्ट. I'm sure with the India growth story, banking has to participate. Absolutely. बिना बैंक के अगर आप, I mean, see India, if I can take a loan at 6.5% and grow at 13%, why will I not do it, right? तो मुझे लगता है कि सबके पास बैलेंस शीट भी क्लीन है. जैसे आप बड़ी से बड़ी कंपनी भी ले लोगे, रिलायंस ले लोगे या टाटाज ले लोगे, उनका बैलेंस शीट भी क्लीन है, वो भी बोरो कर सकते हैं. बैंक भी क्लीन है, वो भी दे सकते हैं. तो इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन दैट वी आर इन टुडे. आई थिंक वन शुड लुक एट इट वेरी क्लोज फॉर श्योर. So इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रही, खासकर फिनटेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में. आप फिनटेक सेक्टर के वैल्यूएशन को कैसे देखते हैं? क्या ये बबल है या फिर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के साथ इनमें और ग्रोथ की पोटेंशियल है? पोटेंशियल तो बहुत है, बिकॉज मैं खुद अभी, मेरा खुद का एक डिजिटल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म ऐप है जो मैंने बनाया है. पोटेंशियल तो बहुत है, बट मेरा एक ही प्रॉब्लम है इस सेक्टर में कि ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, बट ग्रोथ एट व्हाट कॉस्ट इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क, राइट? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जो इस सेक्टर में स्पेशली कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट जो बोलते हैं, जो क्लाइंट्स एक्विजिशन कॉस्ट जो बोलते हैं, वो काफ़ी हाई होता है, जिसके कारण काफ़ी फिनटेक को प्रॉफिट दिखाने में काफ़ी टाइम लग सकता है. जैसे अगर मैं रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ कि मुझे 3 साल में 4 साल के जेस्टेशन के बाद मैं प्रॉफिट दिखा सकता हूँ, इस सेक्टर में आप 7 साल भी प्रॉफिट नहीं देखोगे. सो इन्वेस्टर्स हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ फिनटेक कंपनी should be very careful of what is the price that they're paying, because उसका gestation period is very. मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ग्रोथ दिखेगा. आप अगर आपने राइट प्राइस पे किया है तो यू आर इन फॉर अ गुड राइड, बट इफ योर प्राइस इज वेरी हाई, मे बी देन यू विल मेक वेरी सब ऑप्टिमल इन माय ओपिनियन. आजकल गोल्ड ने सिल्वर को आउट परफॉर्म किया है, लेकिन सिल्वर को अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव माना जाता है इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली. आप सिल्वर के आउटलुक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये गोल्ड के परफॉर्मेंस को कैचअप करेगा? गोल्ड जो है वो, उसका ग्रोथ के रीजंस अलग है. सिल्वर के ग्रोथ के रीजंस थोड़े से ज्यादा डिफरेंट है, मतलब काफी डिफरेंट है एक्चुअली स्पीकिंग. गोल्ड is like the reserve currency or alternative reserve currency other than US dollar, while silver को ऐसे नहीं माना है. तो मुझे नहीं लगता है कि silver will ever be able to replace gold as a store of value, but it a lot depends on the industrial growth that we see where silver is getting used. With the kind of wars, tariff wars, internal conflict that we see, I don't see the global economy itself growing very. जब ग्लोबल ग्रोथ ही स्लो है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो काफी स्लो होना चाहिए. तो मुझे ये नहीं लगता है कि सिल्वर विल ग्रो एट अ सिग्निफिकेंट पेस गोइंग फॉरवर्ड, बट gold will also may not grow very forward. So net they may go hand in hand in terms of growth, but will it see a run up like gold? I have my doubts, until unless with a very asterisk mark saying that अगर ट्रेड वॉर्स खत्म होते हैं जल्दी और ग्लोबल ग्रोथ पिकअप करता है, maybe then silver is a better alternative, but at this point in time both gold and silver look expensive. Though you have already answered this question, the next question, but I'll still ask. सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली अपनी गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं. मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज और गवर्नमेंट एक्शंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है
गोल्ड और सिल्वर की डिमांड और प्राइस पर, और इन फैक्टर्स को देखते हुए गोल्ड तो आप इन क्लियरली एसेट्स को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्या देखते हैं, मतलब वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर टुगेदर? नहीं, generally you should keep 5, 7, 10% at max of gold and silver with you, right? In anybody's portfolio, it is okay to keep up to 5, 10% of these commodities. But then when it offers great value, you could actually go up to 15, 20, 30% also, depending on what value you see in gold. देखो गोल्ड का रीजन पिछले 2 साल से ग्रो करने का एक ही है कि दुनिया की सारी सेंट्रल बैंक्स बाई कर रही थी बिकॉज US froze the account of Russia, right? We all know this whole thing, and that's why gold went up significantly. Will it keep happening? I don't think so. और कल अगर ट्रम्प और पुतिन दोस्त बन गए तो गोल्ड 15% तो ऐसे ही गिर जाएगा. क्यों? क्योंकि राइट. जो the issue, the reason why people went to gold is because they were worried about US dollar not being available to them. But the day the war falls, they will feel a little more comfortable. But मुझे ये लगता है कि sustained growth gold में मिलेगा. तो इसलिए 5-10% of the money of your overall portfolio can always be parked with gold, especially, and some bit in silver. इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस का यूएसडी आईएनआर रेट पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है. राइजिंग या फॉलिंग ऑयल प्राइसेस का रुपी और ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होता है? No, it's a big game changer in my opinion. जब भी ऑयल बढ़ता है या गिरता है, पहले जमाने में बहुत ज्यादा फोकस होता था, बट आज के तारीख में बिकॉज ऑफ बेटर पॉलिसीज वी डोंट सी द इम्पैक्ट एज मच. But trust me, the recent fall of oil from the high of about 80, 85 to about 56 or 58 today is excellent for a country like India because we import about 85% of our fuel reserves or energy reserves from global countries, right? तो इसका ये होता है कि अगर आप इसमें दो फर्क, it will help you in two ways, right? One, your current account deficit will come down. क्योंकि आप गोल्ड के बाद सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो तो इट विल कम डाउन सिग्निफिकेंटली. टू, इट विल फ्री अप योर ओवरऑल फिस्कल. आज आपके पास बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे 1.5 लाख करोड़ का फायदा हो गया. सोच के देखो, बिकॉज क्रूड ऊपर से नीचे गिर गया. देयर आर टू थिंग्स दैट हैपेंड. एक तो आईएनआर भी गिर गया उसके चक्कर में, 87 से 83 समथिंग हो चुका है, और क्रूड फ्रॉम 85 इज ऑलरेडी कम डाउन टू 58. जस्ट इमेजिन द इंपैक्ट दैट यू विल हैव, क्योंकि आप कंज्यूमर हो or consumer will always like lower prices, and oil falling is a great news for Indian economy. मुझे लगता है कि which in fact the economists have to come and talk. They like the way we have projected Trump tariff के कारण 0.5% का GDP growth कट हो जाएगा इंडिया में. One should come and talk about oil impact on India's economy, and it's going to be positive, extremely positive. इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का एक की प्लेयर बन गया है, लेकिन कंट्री को अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स और रेगुलेटरी हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं. ये फैक्टर्स इन्वेस्टर सेंटिमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं और इन्वेस्टर्स को इन चैलेंजेस को कैसे नेविगेट करना चाहिए जब वो इंडियन ग्रोथ स्टोरी को देखें? मेरे हिसाब से तो यही है कि आप जहां तक हो लुक इनवर्ड्स. आप ये मत सोचो कि ये एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर है, इस पे मैं फोकस करूं. मुझे ये लगता है कि मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स, एज आई सेड अर्लियर आल्सो, पहले अपना इंडियन सेंट्रिक पोर्टफोलियो बनाओ क्योंकि उसमें ही ज्यादा ग्रोथ है. क्योंकि द मोमेंट यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स, द चेंज ऑफ हैंड्स एंड थिंग्स लाइक दैट, दिस रेगुलेटरी हैसल, चाहे कितना भी, आई मीन इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, बट वी स्टिल सफर फ्रॉम रेगुलेटरी हैसल्स वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट. So it is better to avoid a lot of these sectors because आपने एक सपना बना के बना तो लिया, but वो realization में time लग जाएगा. तो instead you put in your money into something more India focused, domestic economy focused is what my suggestion to the investors is. So try and avoid or lessen your focus on these export oriented regulatory schemes. क्या रियल एस्टेट में अभी भी इन्वेस्ट करना अच्छा है और ये सेफ है? सेफ तो पता नहीं. मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है रियल एस्टेट, क्योंकि सेफ्टी का तो क्या है, लीगल हैसल्स हो सकते हैं वो सब. आई मीन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट देयर टू बी ऑनेस्ट, बट अफोर्डेबिलिटी आपकी बढ़ने वाली. क्यों? क्योंकि आपकी इंटरेस्ट रेट कम होने वाली, राइट?
और बैंगलोर जैसे सिटीज में द रन अप इन प्राइसेस हैज नॉट बीन सिग्निफिकेंटली हाई लाइक व्हाट हैज हैपेंड इन गुड़गांव एंड फ्यू अदर cities. So affordability wise few pockets of value are definitely there. So मेरे हिसाब से अगर समझ लो आपने अभी भी अपना कोर या प्राइमरी हाउस नहीं बनाया है, and if it is there on your mind and if you have enough and more to pay for your down payment, I think it's a decent buy, even though there has been a good run in real estate in the last 3-4 years. इस वॉलेटिलिटी को देखते हुए क्या कोई अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें डेट इंस्ट्रूमेंट्स में? क्या डेट में इन्वेस्ट करना इक्विटी से बेटर है? कैन अ डेट फंड ऑफर इक्विटी फंड टाइप रिटर्न्स? I mean, diversification is a mantra that everybody should do. कोई भी asset will never go together all the time up. चाहे वो गोल्ड हो जाए चाहे वो डेट हो जाए, चाहे वो इक्विटी हो जाए, कोई भी एसेट ऐसे नहीं है कि हमेशा ही ऊपर जाता है हमेशा ही नीचे आता है, राइट? दैट्स व्हाई यू नीड टू ऐड अ बिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन टू योर पोर्टफोलियो, right? In my opinion, even at this point in time, even after the run up in GSEC yield towards downside, GSEC yield 10-year government security yield एक जमाने में 7.4 पहुंच गया था, और आज वो 6.5% आ चुका है, राइट? और मुझे ये लगता है जैसे जैसे आरबीआई कम करेगा अपना इंटरेस्ट रेट, ये जो 6.5% का जो 10-year yield मिल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, वो धीरे धीरे 5.5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिसने भी लॉन्ग डेटेड पेपर में इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड जिसको बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी होती है जिसका नाम है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालते हैं, और उसमें डालते हैं जिसमें मेच्योरिटी 15 साल, एवरेज मेच्योरिटी 17 साल के आसपास होती है, राइट? देयर आर मेनी फंड्स लाइक दैट। इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन जीसेक फंड। जैसे जैसे आपका यील्ड कम होता जाएगा, बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, जिसके कारण आप डबल डिजिट रिटर्न भी मिल सकता है, राइट? So just imagine safety of a government security, right? Government तो कहीं नहीं जाएगा, and return of an equity is something that is quite possible by investing in debt even today. Government security debt, long duration. तो मुझे ये लगता है कि अगर आपने डेट पोर्टफोलियो बनाया नहीं है अभी तक, इट्स अ गुड टाइम टू ऐड डेट टू योर पोर्टफोलियो, क्योंकि अगले एक साल में अगर समझ लो आपको 10% 11% भी रिटर्न मिल गया, समझ लो, then it's as good as an equity return in my opinion. अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट्स अभी स्टार्ट कर रहा है, तो वो किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट्स को एलोकेट करे और कैसे स्टार्ट करे? अगर आप समझ लो यंग हो, और आप, और लेट मी पुट द अदर वे, राइट? if you see yourself not needing this money in the next 4, 5, 6 years or so, then go very high on equity. In spite of your risk profile may be not aggressive, कोई बात नहीं, आपके पास ड्यूरेशन है आपके साइड, 5-6 साल में तो जनरली पोर्टफोलियो अच्छे कर भी देते हैं, इन स्पाइट ऑफ वॉलेटिलिटी। बट बिकॉज यू आर न्यू, try to invest into equity via SI, right? So this is my first suggestion, basis the duration, because I don't know your risk profile. On the other hand, if you need the money in the next couple of years, right, please do not even think about equity, because अगर अर्निंग्स नहीं आता इक्विटी मार्केट में, आपका पोर्टफोलियो डाउन भी जा सकता है। और जब आपको पैसे चाहिए, आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपया, वो अगर 95 रुपीज हो गया, तो आपको मतलब दैट्स नॉट राइट। सो बेसिस योर ड्यूरेशन, invest more into debt if it is short term, invest more into equity if you don't need the money for the next 5, 6, 7 years. That's how you should split your money. Ideally the allocation in general, if you're starting all fresh, you don't know your duration and all this stuff, maybe start with a 70-30, 70% of your money getting into equity, 30% of your money getting into debt. Build it for some time, and then we can start talking about other diversification angles like gold, global equity and stuff. तो रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफ़ी सोशल मीडिया ट्रेंड्स और फोमो के चलते। आपके हिसाब से इन्वेस्टर साइकोलॉजी का क्या रोल है मार्केट वॉलेटिलिटी को शेप करने में, और इन्वेस्टर्स को मार्केट नॉइज के बीच एक डिसिप्लिन अप्रोच कैसे अडॉप्ट करनी चाहिए? नहीं, फोमो समटाइम इज गुड, राइट? अभी जो म्यूचुअल फंड में जो इनफ्लोज हो रहे हैं, जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, वो फोमो के चक्कर में हो रहे हैं। दिस इज अ गुड फोमो टू हैव, टू बी ऑनेस्ट। बट मेरे हिसाब से अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ये बिलीव करो कि सी इट इज पर्सनल फाइनेंस, इट इज पर्सनल टू यू, राइट? आपके दोस्त ने अग्रेसिवली इन्वेस्ट किया एक स्टॉक में, उसने डबल पैसा बना दिया, जरूरी नहीं आप भी बनाओ। और जो
जो psychologically the ups and downs that he has gone through, for all you know, you don't have the mental framework to even go through a 5% loss. Well, that guy, he's your friend, he can actually go through a 20% loss very cool. So psychology plays a key role in wealth creation, Yes. right? So it is important to know yourself first, saying what type of an investor are you, how much amount can you actually withstand to see your money going down, what should be your equity, what should be your debt allocation, what's the duration. So सब कुछ अपने हिसाब से पहले सोचो, and then build a portfolio which will then lead to better returns over a period of time. So psychology is crucial, and I think investing is more psychological than anyone thinks. Oh yes. It's not about returns. It's not about, yeah. It is more psychological. So my view is analyze yourself first before jumping into the market. Whether you do stocks, whether you do mutual fund, doesn't matter. But analyze yourself first. इंडिया दुनिया से सबसे यंग नेशंस में से एक है और यहाँ काफी बड़ा पोर्शन पॉपुलेशन 30 से नीचे है। आपके हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स को वेल्थ मैनेजमेंट को कैसे अप्रोच करना चाहिए और उनका कोर फोकस क्या होना चाहिए जब इन्वेस्टमेंट की बात? जैसे तो आपने एक ही मीडिया- फोकस होना चाहिए Please. मेरे हिसाब से। एक फोकस जरूर होना चाहिए जो सब लोग मिस करते हैं, कि डोंट लूज मनी। आज की तारीख में लोगों को लगता है कि अरे 1000 रुपया ही तो है, मैं ऑप्शन में क्यों नहीं डाल देता, अरे 2000 रुपया ही तो है, मैं ऑप्शन का ट्रेडिंग कर लेता हूँ, अगर अच्छा हो गया तो ये 20,000 हो जाएगा, नहीं तो 2000 रुपया ही तो गए थे। मैं एक बात आपको ये बता सकता हूँ संदीप जी, ये 2-2000 करके काफी नुकसान जो है ना हो जाता है 30 से पहले ही, जिसका इम्पैक्ट, कंपाउंडिंग इम्पैक्ट कैन रन इनटू लैक्स। पीपल डोंट रियलाइज इट बिकॉज इट्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। Absolutely. तो मेरे हिसाब से मतलब जो जिसको लगता है कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, आई एम रेडी टू लूज, माई सजेशन इज don't try to lose money knowing with all the risks. No, that's something that one should avoid, the young generation should avoid. And the other thing is, which is a little more long term in nature, earlier when my father worked, my father actually started working when he was maybe 20 years old, or he's still working at 70, which means he has worked for 50 years, right? And he will enjoy the fruit of it for the next 20-30 years. और आज यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। People start working only after 25, or by 50 तो they want to retire, Right. right? And with medical advancement you live longer. तो आप काम कर रहे हो 25 साल और आप उस पैसे से जियोगे अगले 30, 40, 50 साल. So you need to save more. You Yes. need to, that's why I keep telling people that, okay, enjoy your life, do all that is fine, but also make sure that don't lose your hard-earned money to things that you know are risky and are not worth it. And this is one advice that I give to people. Savings rate can be high, low, you want to enjoy your life, all that is fine, but ये थोड़ा सा losing money वाला part में, मतलब पैसे के साथ खेल मत खेलो. That's my larger thought. इंडियन गवर्नमेंट एक्टिवली डिजिटाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये पॉलिसी शिफ्ट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एलोकेशन को कैसे इम्पैक्ट करता है? कौन सी इंडस्ट्रीज को लगता है सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा इस पुश से? No, for sure, if you see ports, if you see airports, if you see railways, the roadways, I think ये सब में तो clear benefits है, right? This is something that we clearly see that it will get majorly positively impacted very clearly, right? That is something that we are very positive about. अगर आपको आत्मनिर्भर का थीम खेलना है तो you can play two themes. One is domestic, which is manufacturing, and the second thing is definitely power and infra, right? Infra has to develop for a country like India to get the goods that you're producing to the world. So this will satisfy your Atmanirbhar theme, which I think will work out in the next few years or so. Or digitization will definitely help a lot more, or faster onboarding. Things will get simpler. So if you're someone who's more focused on digitization, while you can play on IT and all this stuff, you should try and play more on banks because they are going to be big beneficiary. मेरे को आपके बारे में कुछ नहीं पता, but मुझे को सब कुछ पता है because of digitization and common pool that we have created. So this will benefit a lot of neo banks. This will benefit a lot of banks which adopt technology to onboard customers, see customers, have a track on their history, and then give them loans, products which are suitable to the person. ग्लोबल टेंशंस बढ़ रहे हैं, खासकर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के पोटेंशियल को देखते हुए।
इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में जो पॉलिटिकल रिस्क को कैसे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, खासकर सेक्टर्स जैसे डिफेंस, एनर्जी और इंटरनेशनल इक्विटीज में? आई मीन मुझे ये लगता है कि जैसे इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू डू स्ट्रेटेजिक एलोकेशन दैन टैक्टिकल एलोकेशन. व्हाट आई मीन बाय दैट इज, आपने इक्विटी कितना रखा, आपने गोल्ड कितना रखा, आपने डेट कितना रखा. दीज क्वेश्चंस आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन वरिंग टू मच अबाउट what will happen if India attacks Pakistan or if Russia attacks Ukraine. So देखो सब कुछ अटैक हो चुका है. आपने रशिया यूक्रेन का वॉर आज भी चल रहा है बट मार्केट ऊपर आ चुका है. इसराइल का वॉर आज भी चल रहा है, मार्केट ऊपर आ चुका है. इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है, अगर अटैक होने के बाद एक बार जरूर नीचे जा सकता है, बट जनरली इट डजंट अफेक्ट इकोनॉमी एज मच. सो माय व्यू इज please build a portfolio which is more strategic, long term in nature, which with all the plans in place. हाँ ठीक है, you may want to cover your portfolio by adding some debt more at this point in time because there's a tension here, but don't try to change your portfolio too often for things that are happening today. Look at it over years, right? Look at it 2 years, 3 years, 5 years down the line. You will not make too many tactical changes, is what my belief is. Great. That was my last question, Anji. So thank you for taking out your time, your valuable time, and sharing your views on investments in Market Ki Baat. Thank you. Thank you, Sandeep. It was great interacting with you and great questions. तो दोस्तों, ये था हमारा मार्केट की बात आनंद के राठी के साथ. आई एम श्योर आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा. आनंद जी से हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिली. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एक की स्ट्रैटेजी. सिप्स करें. कीपिंग इन माइंड द इंडिया ग्रोथ स्टोरी. मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, बैंक जैसे सेक्टर में सिप करें. एसेट एलोकेशन पर ध्यान दें. गोल्ड, डेट, इक्विटी सब में इन्वेस्ट करें इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज. ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन करें. ग्लोबल फंड्स में डालें. डोमेस्टिक फंड्स की तरह वहां पे भी सिप करें. और अगर आपका होराइजन 2 से 3 साल है तो डेट फंड्स पे फोकस कीजिए. गिरते इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में लॉन्ग टर्म डेट फंड्स इक्विटी जैसे रिटर्न दे सकते हैं. तो इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म करते हैं. अगर आपके कोई भी सवाल है या फीडबैक है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.